गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत मार्ग पीसीसी में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के एक और काव्य खंड का अध्ययन करेंगे जो बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। हमारी नींद जो काव्य खंड है, कविता है, वो बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल जिला के कृति नगर उत्तरांचल में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो 5 अगस्त 1947 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल जिला के कृति नगर उत्तरांचल में हुआ था। इनका मृत्यु 28 सितंबर 2015 ईस्वी में हो गया था। इनका जो मृत्यु हुआ था वो 28 सितंबर 2015 में हुआ था। इन्होंने मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। यानी कहने का मतलब है कि बीरेन डंगवाल का जो प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हुई, यानी शुरुआती शिक्षा जो प्राप्त हुई, वो मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली और नैनीताल से हुई और इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। इसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो 1991 ईस्वी में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में प्रकाशित हुआ। जो इसी दुनिया ये कविता है, ये 1991 ईस्वी में इनका पहला कविता था जो कि प्रकाशित हुआ। इसके बाद दुष्चक्र में श्रेष्ठ, इन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जो दुष्चक्र में श्रेष्ठ है, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और इसी दुनिया के लिए इन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार दिया गया था। यानी कि कहने का मतलब है कि जो दुष्चक्र में श्रेष्ठ है, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और जो इसी दुनिया है, इसके लिए इनको स्मृति पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने विभिन्न काव्यों की कविताओं तथा आदिवासी लोक कविताओं का विशाल मात्रा में अनुवाद किया है। इसके बाद इनके जो प्रमुख परिचय है वो प्रस्तुत कविता हमारी नींद को बीरेन डंगवाल की काव्य संकलन दुष्चक्र में श्रेष्ठ से लिया गया है। इसमें सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है। इनकी जो कविता परिचय है वो लड़ते बढ़ते जानने वाले जीवन का चित्रण करती है। प्रिय विद्यार्थियों, बीरेन डंगवाल जी को 12वां स्मृति पुरस्कार, यानी इन्हें श्रीकांत 12वां स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए इन्हें समेशर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। जो बीरेन डंगवाल हैं, इनको श्रीकांत 12वां स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए इन्हें समेशर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। आइए अब हम इनके एक एक काव्य को एक एक अर्थों में समझते हैं। इनके पहला कविता है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ शुद्ध पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू बीज की फूली हुई छत भीतर से। कहने का मतलब है, कवि कहते हैं कि जो मनुष्य है वो सुविधा भोगी बनकर आराम का नींद सोता है। जो कवि बीरेन डंगवाल हैं वो कहते हैं कि जो ये मनुष्य है वो भोगी बनकर आराम का नींद सोता है, लेकिन प्रकृति अपने विकास क्रम को अनवरत जारी रखती है। अनवरत का मतलब होता है कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। जो प्रकृति है वो अपने विकास क्रम को क्या करती है, वो लगातार जारी रखती है।
हमारे नींद के दौरान कभी कहते हैं कि जब हम सो जाते हैं उसके दौरान कुछ इंच पेड़ तथा कुछ इंच पौधे बढ़ जाते हैं। यानी कि जब हम सोए रहते हैं उसी टाइम में कुछ इंच पेड़ और कुछ इंच पौधे भी बढ़ जाते हैं। बीज अंकुरित होकर अपने खोखलों से बाहर आ जाती है। यानी जब बीज को बोया जाता है तब वो खोखले के अंदर होता है। जब आदमी रात में सोता है तब वो खोखलों को धकेल कर, यानी बीज जो है अपने खोखलों को धकेल कर बाहर आ जाती है। इसके आगे है, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। कवि का कहने का मतलब है कि वो एक मक्खी के माध्यम से दिनहीन लोगों के जीवन की दशा के विषय में कहते हैं कि उसके बच्चे दीनता के कारण या तो मर गए या अत्याचारियों के कोप के शिकार हो गए, जो दंगे, आगजनी और बमबारी में मारे गए। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कहने का मतलब है, यहाँ मक्खियों का तुलना कवि जो है वो मानव से कर रहे हैं। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि दिनहीन लोगों के जो जीवन के दशा होता है उसके विषय में कहते हैं कि उसके बच्चे दीनता के कारण या गरीबी के कारण या तो मर गए या अत्याचारियों के कोप के, मतलब कि उनके कुप्रभाव के शिकार हो गए, जो दंगे, आगजनी और बमबारी में मारे गए। पहले जो होता था वो दंगा हो जाता था, बमबारी हो जाता था। जैसे पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम फेंका गया था, लिटिल बॉय और फैट मैन। आगे है, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। कहने का कवि का तात्पर्य ये है कि ये कहते हैं कि जहाँ झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं जो किसी तरह से अपना भूख शांत करते हैं, और वहाँ भी भोग विलास करने वाले लोग देवी जागरण या अन्य ढोंगी काम कर लाउड स्पीकर बजवा कर ठग रहे हैं। कहने का मतलब है, जिस व्यक्ति के पास खाने का पर्याप्त भोजन नहीं है वो जैसे तैसे करके मतलब कि अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहाँ भी जो ये ठगने वाले लोग हैं, मतलब कि जो लुटेरे हैं, वो भोग विलास करने वाले जो लोग हैं, वो देवी जागरण के बहाने यानी ढोंगी काम करने के बहाने लाउड स्पीकर लगवा कर ठग रहे हैं, यानी उससे पैसा मांग रहे हैं। इसके बाद, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। कवि कहते हैं कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद अपने हठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद नहीं करना चाहते, उनका जुल्म बढ़ते ही जा रहा है। कहने का मतलब है कि जो अत्याचारी लोग हैं वो सुख भोग करने के लिए यानी सुख होने के लिए यानी भोग विलास करने के लिए जितना उसके पास जो साधन है वो अपने हठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद नहीं करना चाहते, इसलिए जो उनका जुल्म है वो बढ़ते ही जा रहा है। आगे लिखा है, और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कवि कहते हैं कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा त्याग करना नहीं चाहते। कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी सुख सुविधा को त्याग करना नहीं चाहते हैं। तो जनता अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती। जब ये लोग अपने सुविधा का त्याग नहीं कर सकते हैं तो जनता कैसे अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करेगा? वो तो करेगा ही। इसलिए जो ये जनता है वो अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।